नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज में। यहाँ हम लोग प्रतिदिन की जो भी घटना होती है उससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वनडे एग्जाम्स में खास करके उसको डिस्कस किया करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। लेकिन डेली मोटिवेशनल कोट हम लोग देखते हैं तो वो देख लिया जाए पहले। आज का मोटिवेशनल कोट है, कामयाबी रातों रात नहीं मिलती बल्कि उसके लिए दिन रात एक करनी पड़ती है। समझ जाइए कि अगर आपको कामयाब होना है तो ऐसा सपना मत देखिए कि रातों रात एक रात में सोऊंगा और सुबह उठूंगा तो कामयाब हो जाऊंगी, सक्सेस मिल जाएगी, सफल हो जाऊंगा। अगर कोई जॉब चाहिए तो रात में सोऊंगा, कहूंगा भगवान से कि हे भगवान मुझे जॉब दे देना, और सुबह में उठूंगा तो जॉब हो जाएगा। तो किस्मत के भरोसे बैठिएगा। अगर सोचिएगा कि रातों रात कुछ चमत्कार हो जाए तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ेगी। दिन रात एक करके मेहनत करिए तो कामयाबी जरूर मिलेगी। चलिए इसी विचार के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? एकलव्य मॉडल। अब एकलव्य को आप लोग जानते होंगे, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो है ये बनाया किसके लिए गया है, पहले ये आप लोगों को समझना है। तो ये बनाया गया है आदिवासी बच्चों के लिए। देखिए यहाँ पे आदिवासी बच्चों को छठी से 12वीं कक्षा तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 728 एकलव्य मॉडल विद्यालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। तो ये मेनली आदिवासी बालकों के लिए है। और मैं भी जिस विद्यालय से पढ़ा हूँ वो भी आवासीय विद्यालय ही था, लेकिन वह आदिवासी समुदाय के लिए खास करके नहीं था। आदिवासी समुदाय के भी बहुत सारे छात्र वहां थे। लगभग लगभग 60% से ज्यादा छात्र आदिवासी समुदाय के ही। क्योंकि झारखंड में मैंने पढ़ाई की और झारखंड में जो वहाँ का लोकल जितने भी बच्चे थे ज्यादातर आदिवासी समुदाय से ही बिलोंग करते थे। तो एक तरह से वह विद्यालय भी आदिवासी समुदाय के लिए ही था। लेकिन ये प्रॉपर उन लोगों के लिए है जहां तक अभी भी शिक्षा नहीं पहुंच पाई है, अभी भी सरकार की सेवा नहीं पहुंच पाई है। वहां जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उसमें आदिवासी बच्चों के लिए छठी से लेके 12वीं तक की, सिक्स से स्टार्टिंग हो और ट्वेल्थ तक उन लोगों को सारी शिक्षा, हर तरह का शिक्षा, खाना पीना रहना खेल कूद, जितना भी तरह का एंटरटेनमेंट है, हर तरह का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो भी वो करना चाहते हैं, हर तरह की सुविधा उन लोगों को दिया जाए। इसके लिए जनजातीय मामले के जो राज्य मंत्री हैं दुर्गा दास उइके, इन्होंने यहाँ 2 अप्रैल में राज्यसभा में इसकी घोषणा कर दी है। ठीक है। इसमें से 721 को तो मंजूरी दे दी गई है, जिसमें से सात 447 पर तो 477 पर काम चालू है और 245 अभी काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इन पे भी काम शुरू होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ईसीटीए पर हस्ताक्षर की तीसरी वर्षगांठ मनाई है? ठीक है। ट्रेड कॉपरेशन है, ये ट्रेड एग्रीमेंट है। ट्रेड एग्रीमेंट, तो ट्रेड एग्रीमेंट पे यहाँ पे सिग्नेचर हुआ है किस किस देश के बीच में? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक तरफ भारत, हमारा प्यारा देश भारत का झंडा, और दूसरी तरफ यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पे यह समझौता हुई है। और ये थर्ड है, ध्यान रखिएगा थर्ड है। कब हुआ है डेट, अगर कभी क्वेश्चन पूछे डेट का तो क्वेश्चन, एग्जैक्ट डेट का क्वेश्चन तो कम चांस है कि इस तरह के समझौते का एग्जैक्ट डेट पूछे, लेकिन 2 अप्रैल को यह हुआ है। ठीक है। तीसरी वर्षगांठ मना रहा है, ऐसी उपलब्धि है, ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि दोनों के बीच में यहाँ पे आर्थिक साझेदारी को बढ़ाया जाएगा, ट्रेड को बढ़ाया जाएगा, और ट्रेड एग्रीमेंट है तो। ठीक है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख ले हम लोग। हाल ही में नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, NESTS, ठीक है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, जो जनजातीय लोग हैं उनके लिए कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है इसका? तो यह स्थापना दिवस मनाया गया है 7वां। ध्यान रखिएगा 7वां मनाया गया कहाँ? दिल्ली में। कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। ठीक है। अच्छा, मैंने नीचे लिख रखा भी है आकाशवाणी भवन जो दिल्ली में है, वहीं पे इसको मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। पेंशन एवं नियामक, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक है, PFRDA। ठीक है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है पेंशन फंड का रेगुलेट जो करता है, और साथ ही साथ किसी भी तरह का विकास करना हो, किसी भी तरह का इसमें डेवलपमेंट करने वाला हो, वह देखने के लिए जो अथॉरिटी है, उसके नए चेयरमैन के रूप में किसे यह जिम्मेवारी सौंपी गई? तो बताना है किसे यह जिम्मेवारी दी गई है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें सही जवाब है ये अभिनव प्रकाश तो नहीं, ये रहे, हाँ, सी ऑप्शन, एस रमन। ध्यान रखिएगा एस रमन। एस रमन यहाँ पे नए यहाँ होने वाले हैं, जिनका मई के बाद शुरू होगा। यहाँ मई देखिए, मई 2025 तक, मई 2025 तक दीपक मोहंती,
जो पहले हैं वही अभी रहेंगे, और इसके बाद इनका जो कार्यकाल है वह शुरू हो जाएगा। ठीक है, 5 साल के लिए इनका कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु तक उनकी नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है। या तो 5 साल तक पूरा कर ले, या पहले उनकी एज हो जाए तो वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना का कमांडर्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? भारतीय सेना का, तो यहाँ पे कमांडर्स आयोजित किया गया है मुंबई में नहीं, ये डी ऑप्शन सही है, नई दिल्ली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में यहाँ आयोजित किया है, 1 से 4 अप्रैल तक यहाँ पे हुआ, और आज यहाँ पे समापन होगा इस पूरे सम्मेलन का। ठीक है, अलग अलग जितनी भी इंडियन आर्म्ड फोर्स की सेनाएं हैं, उन सब सेना से यहाँ पे सम्मेलन हुआ है, सबका यहाँ मीटिंग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत पर संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा है? ठीक है, तो इंडिया और नेपाल दोनों की तरफ से जो ज्वाइंट है, ठीक है, जो ज्वाइंट अभियान है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मनोज जोशी नहीं, कर्नल सरफराज सिंह। हाँ, ये सही है, जवाब है बी, कर्नल सरफराज सिंह। ठीक है, 3 अप्रैल 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ नई दिल्ली में माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा के लिए जो अभियान हुई है उसको हरी झंडी दिखा दी, और उसमें भारतीय सेना के माउंट एवरेस्ट अभियान में 34 लोग हैं, 34 पर्वतारोही शामिल है। पर्वतारोही कहते हैं जो पर्वत पे चढ़ते हैं। ठीक है, जो पारंपरिक साउथ कोल मार्ग का अनुसरण करेंगे, साउथ कोल मार्ग से जाएंगे, और इनका नेतृत्व जो करेंगे कर्नल सरफराज सिंह। ठीक है, माउंट कंचनजंगा के लिए संयुक्त भारत नेपाल अभियान में 12 भारतीय सेना के पर्वतारोही और 6 नेपाली सेना के पर्वतारोही शामिल है, जिसका नेतृत्व कर्नल सरफराज सिंह कर रहे हैं। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, स्टार्टअप महाकुंभ। हाँ, महाकुंभ इस साल रहा था, आप लोगों को पता है, महाप्रयाग में। ठीक है, तो स्टार्टअप का भी महाकुंभ लग गया है 2025 का। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, बताइए जरा। स्टार्टअप महाकुंभ भारत इनोवेट्स। ठीक है, अभी चल रहा है ये, 3 अप्रैल से शुरू हुआ है, 5 अप्रैल तक चलेगा। ध्यान रखिएगा, 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक। ठीक है, ये महाकुंभ आ सकता है, स्टार्टअप महाकुंभ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, बता दीजिए जरा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है यहाँ केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। ठीक है, ये जो स्टार्टअप है ये किसके लिए है? वाणिज्य के क्षेत्र में, है ना, इनोवेशन करना है यहाँ, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए। तो यहाँ केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है पीयूष गोयल ने 3 से 5 अप्रैल 2025 तक के लिए नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है, जो नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम है, वहीं पे इसका दूसरे संस्करण का उद्घाटन कर दिया है। इस आयोजन का उद्देश्य भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान देना है, और साथ ही साथ दुनिया के सामने भारत के जो उभरता स्टार्टअप इकोसिस्टम है, भारत का जो स्टार्टअप कल्चर है, जो स्टार्टअप में भारत जिस तेजी के साथ आगे ग्रो कर रहा है, इसको और तेजी प्रदान करना भी इसका एक लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, हाल ही में आईएमएफ प्रबंधक निदेशक की सलाहकार परिषद, ध्यान रखिएगा, सलाहकार परिषद में किसे चुना गया है? ठीक है, आईएमएफ है, तो आईएमएफ के सलाहकार जो परिषद है, ठीक है, तो इसमें किसे नियुक्त किया गया है ये बताना है। ठीक है, हेड नहीं है ये, इनको परिषद में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे 4 विकल्प है आपके पास, रतन टाटा, टाटा जी का तो देहांत हो चुका कुछ समय पहले, साइरस मिस्त्री, या फिर एन चंद्रशेखरन, या फिर विजय शेखर शर्मा। तो यहाँ सही जवाब क्या है? एन चंद्रशेखरन। ध्यान रखिएगा, टाटा सन्स के चेयरमैन भी है एन चंद्रशेखरन को उद्यमिता और विकास पर आईएमएफ के प्रबंधक, जो प्रबंध निदेशक है, उसके सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। आईएमएफ की जो प्रबंध निदेशक है, नाम उनका क्या है? क्रिस्टालिना जार्जिवा। ध्यान रखिएगा, क्रिस्टालिना जार्जिवा। उन्होंने यहाँ पे नवाचार, उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, और साथ ही साथ सतत आर्थिक विकास, है ना, इसको बढ़ावा देने के लिए व्यापक आर्थिक और वित्तीय नीतियों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती है, और इसी के लिए यहाँ इन्हें नियुक्त किया गया है, इन्हें इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर ले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प है आपके पास, माइकल डी पात्रा, एन एस विश्वनाथन, या फिर बीपी कानूंगो, या फिर डॉक्टर पूनम। तो सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, डॉक्टर पूनम गुप्ता। यहाँ पे केंद्र सरकार ने इनको भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। किसकी जगह लेंगे? अगर जगह पूछे मतलब जगह लेंगे, मतलब इसका अभी कौन है जो यहाँ रिटायर होंगे तो उनके बाद ये आएंगे। तो इसका सही जवाब पहला ही है, तो क्या है इनका? माइकल देवव्रत पात्रा, माइकल डी पात्रा इनको बोलते हैं। तो माइकल डी पात्रा जो है ये अभी करंट है, ध्यान रखिएगा, ये है करंट, अभी ये है वर्तमान में। ठीक है, अब ये यहाँ से पदच्युत होंगे, यहाँ से पद से हटेंगे, तब ये उनकी स्थान लेंगी।
पूनम गुप्ता जी, ठीक है। यहाँ इनके बारे में और देख ली। पूनम गुप्ता जो है नई दिल्ली स्थित नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक के रूप में कार्यरत है, अभी काम कर रही है। और साथ ही साथ देखिए, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य भी हैं, और साथ ही साथ 16वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की संयोजक भी है। तो इस तरह से समझिए इनका बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है, और आरबीआई में काम करने वाली है, देश के लिए बहुत ही बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले, हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? अच्छा, भौगोलिक संकेत जीआई टैग का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। जीआई टैग किसको मिलता है? जो खास एक जियोग्राफिकल लोकेशन का, मान लीजिए कोई देश है, तो इसमें खास एक जगह पे अगर कोई एक उत्पाद बन रहा है, तो उसको उस उत्पाद के लिए उस जगह को जीआई टैग कर दिया जाता है। जैसे देखें यहाँ पे कश्मीर का जो सेफ्रॉन है, केसर, है ना। यहाँ कांगड़ा का टी जो है, कांगड़ा टी, ठीक है। यहाँ इसके बाद बासमती चावल, साथ ही साथ बीकानेर का भुजिया, बीकानेर का भुजिया आप लोग खाते होंगे, ठीक है। तो इस तरह से अल्फोंसो आम महाराष्ट्र का है, ठीक है। बाद में फिर फेनी है, मैसूर का सिल्क है, ठीक है। यहाँ तिरूर का जो पत्ता है, बीटल लीफ, उसको क्या बोलते हैं? पान का पत्ता। इस तरह से बहुत सारा है, बहुत सारा, पूरा का पूरा लिस्ट मैंने यहाँ फोटो लगा रखा है। आप लोग चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। तो हाल ही में यहाँ ध्यान रखना, अच्छा किसको मिला है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये मिला है आपको कुंभकोणम बेटल लीफ, इसको मिला है। देखिए, हाल ही में कुंभकोणम बेटल लीफ जो है, पान का पत्ता, और साथ ही साथ सॉरी, थोबलाई मनिका मलाई को यहाँ प्रतिष्ठित जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। ये जो कुंभकोणम है, ठीक है, पान के पत्ते की खेती कावेरी डेल्टा क्षेत्र में की जाती है, विशेषकर यहाँ पे तंजावुर और तिरुवरुर दो जिला है, इसी जिले में यहाँ पे खास करके की जाती है। और जगह ध्यान रखना है, तो जगह के नाम से ही इसको जाना जाता है, तो कुंभकोणम, कुंभकोणम जगह है। जिला अगर पूछा जाए तो जिला आप लोग ध्यान रखिएगा, तंजावुर, ठीक है। जिला के नाम से तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, जो जगह है उसी जगह के नाम से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा आपका था थोबलाई मनिका मलाई, ये विशेष प्रकार की माला है जो विशेष रूप से यहाँ पे कन्याकुमारी जिला में थोबलाई में बनाई जाती है। तो जिला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जगह ध्यान रखिएगा, एक तो हो गया आपका थोबलाई, और दूसरा आपका हो गया कुंभ कोणम बेटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में पारित 2 से 3 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधक विधेयक 2024 का पूरा नाम क्या है? अच्छा, आप लोगों को पता होगा, अभी वक्फ विधेयक जो चल रहा है, जो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में जिस पर कल चर्चा हुई थी, ठीक है। तो इसमें अगर देख ले, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल भी हम लोग देख लेते हैं। तो 8 अगस्त को यहाँ ध्यान रखिएगा, 2024 को, जो हमारे संसदीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो है किरण रिजिजू ने यहाँ पे लोकसभा में इसको पेश किया था। विपक्ष के विरोध और हंगामे के कारण इस पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने का फैसला लिया गया, जिसमें क्या होता है कि लोकसभा से पक्ष से, विपक्ष से, फिर राज्यसभा के पक्ष विपक्ष से, मतलब अलग अलग जगह से बहुत सारे सदस्य आते हैं, और फिर जेपीसी बनती है। फिर क्या बनेगी? आपकी जेपीसी बनेगी। और ये जेपीसी पूरे विधेयक पर बैठ करके पॉइंट टू पॉइंट, पूरे विधेयक में जितना भी पॉइंट है, हर एक पॉइंट पे चर्चा करती है कई घंटों तक, ठीक है, कई दिन तक चर्चा होती है। उसके बाद सहमति बनती है, एक पॉइंट पे चर्चा हुआ, इस पे वोटिंग होगा, ठीक है। वोटिंग के आधार पे जो वोट जिस पक्ष में आया उसको सही कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे चर्चा हुआ, फिर वोटिंग होगा, फिर वोटिंग में जो जिस पे सबसे ज्यादा वोट पड़ा उसको आगे कर दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे, इस तरह से बारी बारी से सब पे किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे 9 अगस्त को 21 मेंबर की जेपी, 31 ध्यान रखिएगा, 31, सॉरी 21 बोल दिया मैंने, 31 मेंबर की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यहाँ पे बनाई गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगस्त 2024 से लेकर के जनवरी तक कुल 34 बैठकें हुई है। देखिए, 34 बैठकें, कई इस्लामिक विद्वान और कानून के जानकारों से भी चर्चा की गई है। उसके बाद 30 जनवरी को यहाँ 655 पेज की रिपोर्ट यहाँ सौंपी गई कमेटी के द्वारा। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनको 655 पेज की रिपोर्ट सत्ता पक्ष के तरफ से जो भी यहाँ सुझाया गया था उसमें किया गया। वहीं विपक्ष के सभी संशोधन जो थे उसको अस्वीकार कर दिए गए। यहाँ पे अगर मान लीजिए, अच्छा ये भी आप देखिए कि अगर मान लीजिए पक्ष का जो लोग हैं, अगर पक्ष में ज्यादा लोग हैं, मतलब जो सरकार ला रही है, पक्ष में ज्यादा लोग होंगे तभी लाएगी, ठीक है, और विपक्ष में कम लोग होंगे, तो पार्लियामेंट्री कमेटी में भी पक्ष से ज्यादा सदस्य चुन करके जाते हैं और यहाँ विपक्ष से कम जाते हैं। इसी कारण ज्यादातर जो कानून लाया जाता है वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा भी वहां पास ही कर दिया जाता है, ठीक है। उसका तो पास करना काम नहीं है, उसको बस सिलेक्ट करके और आगे
लोकसभा के अध्यक्ष को देना है, ठीक है। उसके बाद 28 मार्च को यहाँ अमित शाह ने घोषणा की कि बिल संसद के सामने मौजूदा बजट सत्र में दोबारा पास होने वाला है। फिर 1 अप्रैल को यहाँ पे पास कर दिया गया और 2 अप्रैल को यहाँ पास हुआ है। 1 अप्रैल को बोला गया कि लाया जाएगा, 2 अप्रैल को पास हो गया लोकसभा से, और 3 अप्रैल को यहाँ पे राज्यसभा में भी डाल दिया गया है। कल रात में यहाँ चर्चा भी हो रही थी, बहुत सारे मंत्री लोग, दिग्विजय सिंह थे, उसके बाद जयराम रमेश थे, उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे सुधांशु द्विवेदी है, खुद अमित शाह जी भी बैठे हुए थे राज्यसभा में, किरण रिजिजू जी थी है। तो बहुत सारे नेता वहां पे कल इसका पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्कशन चला है और उसके बाद यहाँ पास किया गया। ठीक है, अब इसका पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो नाम देखिए, नाम रखा गया है इसका उम्मीद। नाम देखिए कितना प्यारा नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है उम्मीद। ठीक है, उम्मीद है क्या, उम्मीद पूरा अगर इसको फुल फॉर्म देखे तो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट भी करना है और उसको एम्पावरमेंट भी करना है, इफिशियंसी को भी बढ़ाना है और उसका डेवलपमेंट करना है। तो इस तरह से उम्मीद बिल के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले, वंदना कटारिया ने हाल ही में संन्यास लिया है, किस खेल से संबंधित थी? तो ये इनका जवाब ध्यान रखिएगा आप लोग, हॉकी। हॉकी की यहाँ दिग्गज खिलाड़ी हैं, तो कुछ समय यहाँ कप्तान भी रह चुकी हैं। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के मैच खेलने का रिकॉर्ड इन्हीं का है अभी तक, मतलब इन्होंने सबसे ज्यादा मैच खेला है महिला में। 15 साल का इनका शानदार करियर रहा है। अगर इनके अचीवमेंट के बात करें तो 2013 में एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल मिला, 2014 में एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला, 2016 में यहाँ एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला है, रियो ओलंपिक टीम का हिस्सा रही थी और 2018 के एशियन गेम्स में सिल्वर मेडलिस्ट रही है। तो बहुत ही शानदार इनका करियर है, भारत के लिए बहुत योगदान किया है इन्होंने। इसी के साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत कम 71% जनता जो हमारे वीडियो को देखती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती है, तो सब्सक्राइब कर दे, कुछ वक्त नहीं लगेगा, 1 सेकंड में सब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना प्यार बनाए रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।